आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले एक तैयारी की। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नीतीश कुमार ने चाहा है या फिर आरजेडी के साथ जब जब नीतीश कुमार ने चाहा है दोस्ती अपने स्तर पर की है। पूरे कवायद में एक बात तो तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सत्ता में रह करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो देख करके आप बता सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार से विमुख हुआ है कुशवाहा समाज जी, कि आखिर नीतीश कुमार में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के मतलब क्या है जी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो आगे चलकर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किन दो लोगों की बात कर रहे हैं। लगातार ये दो लोग आमने सामने रहते हैं, कभी साथ चले जाते हैं और अभी दूर हैं। तो फिर से इन दोनों लोगों की साथ आने की संभावनाएं बन रही है और क्या कुछ निकल रहा है इसमें से, इन्हीं सभी मुद्दों पर बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, कौन सा समाधान है, वो चर्चा कौन सी हो रही है, वो कौन सा जो तरीका है जो उन्होंने ढूंढ लिया है? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले करीब एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गए, हम लगातार 31 तारीख से चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले से भी चर्चा कर रहे थे, जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, कि आखिर नीतीश कुमार में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के मतलब क्या है जी, क्या मायने हैं, सब लोग खोज रहे थे। आप जो हमारी खबरें देख रहे हैं वो भी खोज रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में वो कौन सी कड़ी है जिस कड़ी को से जुड़ करके दोनों एक साथ फिर आ सकते हैं, और रास्ता भी यही है। आप समझ लीजिए कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ देती है, तो उसके पास बिहार में सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार कायम रखने के लिए क्या ऑप्शन है जी, इस पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। जिस तरह से विधानसभा के अंदर में चीज़ें देखने को मिली, संख्या बल को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के, अब तक नीतीश कुमार ने मन नहीं बनाया था कि वो अलग भी हो सकते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा ह्यूमिलिएट कराए जा रहे हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बोलना भी शुरू कर चुकी है जनता दल यूनाइटेड जी। उसके कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। आपने सुना होगा सुहेली मेहता ने किस तरह से बात किया था, विपक्ष के कई भी नेता इस बात को बोल रहे हैं, और ये बातें यूं ही नहीं शुरू हुई हैं। आप समझिएगा, इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा जी, कि नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी क्यों हमलावर है जी, और भी नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को क्यों कमान दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं जी, और इस लौकुश समीकरण में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि अगर ये समीकरण साधा जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समस्या होगी। हालांकि ये लौकुश समीकरण में जो आंकड़े इस बार के चुनाव परिणाम में आए हैं, वो देख करके आप बता सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार से विमुख हुआ है कुशवाहा समाज जी, जिसको लाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया है। उमेश कुशवाहा को उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी दी है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, और दोनों बेहतर काम कर रहे हैं जी। आप समझिएगा कहां समस्याएं हो रही हैं। हम पहले आपको समस्या बता दें, फिर समाधान बताएंगे जी। तो समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तरफ एकदम अब लग रहा है कि नीतीश कुमार वो रास्ता पकड़ चुके हैं जिसमें वो पुनः रिकवर कर सकते हैं, और लगभग उन्होंने रिकवर किया भी है, क्योंकि उस रिकवरी का ही नतीजा है कि सॉफ्ट कॉर्नर एक बना है आरजेडी जी। इन सारी बातों के बीच में नीतीश कुमार ने एक ऑफर, एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। उस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि जातीय जनगणना वाली जो बात है उसको तो खारिज कर ही दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, वो है जनगणना जी, मैं माफ कीजिएगा, जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मेरे यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। यानी दोनों में टकराव शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे समाधान निकल रहा है और कैसे दोनों नजदीक आने का जो कारण खोज रहे थे वो कारण इनको मिल गया है जी। आपको बता देते हैं कि इस फार्मूले के तहत
आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले एक तैयारी की थी केंद्र की सत्ता में आने के लिए, और जो केंद्र में आ जाता है वो मान के चलिए कि कई राज्यों में अपनी सरकार स्थापित कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। सबसे पहले उसको केंद्र की राजनीति में अपना पैर जमाना था। उसने पोलराइजेशन कराया। एक तरह से आप समझिए कि हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए उसने कई तरह के स्वांग रचे या फिर कई तरह की नीतियां चलाई। जैसे आपने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का हो, 35A का हो, कॉमन सिविल कोड का हो, या फिर ट्रिपल तलाक का हो, ये सारे मुद्दे ऐसे थे। उसके बाद आरोप तो ये भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं राइट्स कराए, दोनों समुदाय के बीच में झगड़े करवाए, दोनों समुदाय के बीच में ऐसी ऐसी बातें कही, लोगों को पाकिस्तान भेजते थे, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए उसकी कोशिश करते थे, जिसका लगातार चर्चा चलता था। और नीतीश कुमार इन सब से अपने आप को अलग रखे हुए थे। एनडीए में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी के इन एजेंडों से अपने को अलग रखे थे। लेकिन हमने एक खबर दिखलाया था कल, जिस खबर में हमने बताया था, खूंटा ठोक में भी ये बातें हमने चर्चा में रखी थी कि किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जब जब नीतीश कुमार ने चाहा है, या फिर आरजेडी के साथ जब जब नीतीश कुमार ने चाहा है, दोस्ती अपने स्तर से की है, दोस्ती तोड़ने से पहले किस तरह की प्रक्रिया करते हैं, ये सारा हमने कल बताया है। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है उसमें जातीय जनगणना वाला जो फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहली बात कि अमित शाह से मिलने गए थे सारे लोग नीतीश कुमार का प्रस्ताव लेकर के। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इस पूरे प्रस्ताव को ले जाने वाले टीम का खुद ललन सिंह जो अध्यक्ष हैं। अमित शाह से मुलाकात हुई, सारे एमपी उनके बैठे हुए थे, खबरें भी हमने आपको भारत लाइव पे दिखाई हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको खारिज कर दिया। इसके ठीक पहले खारिज करने का हम कारण बता रहे थे। खारिज करने के पीछे कारण 2-3 है। पहला कारण तो ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक रूप से ये ठीक नहीं है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कानूनी रूप से भी ये ठीक नहीं है। तीसरा कहा जाएगा इससे अलग क्या हो जाएगा, जिसकी चर्चा और बहस जबरदस्त ढंग से चल रही है। अब इस पर आप आकर के अटकिए हम इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस वोट को अपने पक्ष में करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग खाने में लोगों को बांट दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी का सोचना यह है कि अगर यह जातीय जनगणना हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, वो आपस में विखंडित हो जाएगा, बट जाएगा। यानी कि हिंदू वोटों को अलग अलग खाने में रखने का यह प्रोग्राम चल रहा है। बिना इसके अब भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समझ चुके हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। इसमें अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं कि बार बार 1931 की चर्चा हो रही है। बार बार चर्चा हो रहा है कि 1931 में मात्र 30 करोड़ की आबादी थी इस देश की, तब जनगणना हुई थी। फिर चर्चा हो रही है कि 1881 से जनगणना शुरू हुई थी, उसके बाद से जनगणना की आवश्यकता है कि नहीं है। फिर चर्चा हो रही है कि 1951 से लेकर 2011 तक जो जनगणना हुई उसमें SC ST को शामिल किया गया, तो और जातियों को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है। देखिए इसके पीछे का तर्क सिर्फ राजनीतिक है और वोट की राजनीति है। सरकार कह रही है, जो इसके पक्ष में लोग हैं जातीय जनगणना के, उनका कहना यह है, जो कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल से देख रही है, और ये किस एंगल से देख रहे हैं ये भी क्लियर नजर आ रहा है। राजनीतिक एंगल तो निश्चित रूप से है, क्योंकि इस पूरे कवायद में कहा जा रहा है कि जब जाति का आंकड़ा पता चल जाएगा तो उस जाति विशेष के लिए अलग से योजनाएं बनेगी। आप एक चीज बताइए हमको कि जाति के लिए कौन सी योजना होती है? योजना तो गरीबी, अमीरी और पिछड़े लोगों के लिए होती है, जहां तक नहीं पहुंच पाती है बिल्कुल सुविधाएं। तो आप उसको जातीय आधार पर कैसे अलग अलग कर सकते हैं? आपने तो बनाया था, SC ST के लिए आपने किया था, SC ST के लिए आपने किया था। आप जरा से आंकड़े को बताइए ना, आप भी अपने गांव में रहते होंगे, हमारे भी गांव में, या आप जो देख रहे हैं उनके गांव में एक दलित बस्ती अलग से होती है। उस दलित बस्ती में आप चले जाइए, लोग सुअर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, उनके जीवन स्तर को आप, उनकी दशा दिशा को देख लीजिए आप। आज भी फूस का मकान ही है उनका। जब आप 1951 से 2011 तक जनगणना कराते चले आए,
भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर कि हम इन लोगों का जीवन सुधार देंगे, 7 साल उसको भी करते हो गया। उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ? जितने दलित के नेता हैं, जितने SC ST के नेता हैं, वो जरा बताएं कि अपने समाज के कितने लोगों का उद्धार उन लोगों ने करवाया। अपना उद्धार तो कर लिए। अब बिल्कुल उसी अंदाज में जो बातें चल रही है कि जिस जाति का जनसंख्या जितना होगा, आपको पता है कि इस देश में यादव जाति का सबसे अधिक संख्या है जी। आपने यादवों को हर बड़े पद पर देखा होगा। बिहार में अगर बात कर लें तो बिहार में भी स्थिति बिल्कुल उसी तरह की है। और इस बिहार में एक और जाति है जहां देखिएगा कि हर पद पर आपको उस जाति के लोग मिलेंगे, और नीतीश कुमार को उसी के लिए बार बार टारगेट भी किया जाता है, कोयरी समाज जी, जिसको लौ कहते हैं। उस जाति के उपजाति को भी जोड़ लीजिए आप, तो सारे लोग आपको उच्च पद पर मिल जाएंगे, और नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता है। दूसरा आप देख लीजिए कि वोट की तरफ अगर देखते हैं आप, तो कुशवाहा समाज जो तीसरे नंबर पे आता है। हम अभी बात अन्य जातियों की नहीं कर रहे हैं, अपने अन्य समुदाय की नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू में आपको बता रहे हैं कि जिसको अलग अलग करने की कवायद की जा रही है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं अगर इसको कर लिया गया तो अलग अलग जाति के नेता पैदा हो जाएंगे और उनका हिंदू वोट जो है वो उनसे खिसक जाएगा जी, अलग हो जाएगा। इसीलिए आप बार बार देखते हुए कि टारगेट हो रहे हैं नीतीश कुमार, और खास करके अपनी ही बिरादरी के लोगों से जी। अब आप समझिए इस बात को कि जिस तरह से ये पूरा कवायद चल रहा है, उसमें अलग अलग खंडित हो जाएंगे। कुशवाहा समाज का वोट प्रतिशत अधिक है। नीतीश कुमार ने क्यों सटाया? इसलिए सटाया कि लौ और कुश मिल करके यादव वोट के बराबर लगभग हो जाता है जी। और ऐसी स्थिति में जब 15-16% वोट जो उनके हाथ में आ जाएगा, EBC का वोट उनके पास है, महिलाएं जो आधी आबादी है उसमें से बहुत सारे वोट उनके तरफ शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें दी हैं जी। इसका मतलब सीधा सा है कि इसका कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। इतना जरूर होगा कि एक संख्या पता चल जाएगी और अपना वोटर कौन है ये बात पता चल जाएगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी का डर सामने आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वो कारण है। अब तक आपने देखा क्या होगा कि कई खंड में हम बटे हैं, हम अति पिछड़ा में दलित और महादलित में बटे। दलित और महादलित दोनों को बारीफरकट किया गया, नीतीश कुमार ने किया। आप बताइए कि उससे फायदा किसको हुआ? सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा हुआ, वोट का फायदा हुआ, वरना इस समाज के लोग जहां थे स्तर उससे भी गिरा है। दूसरा एक समाज है सवर्ण समाज। सवर्ण समाज को भी आपने कई खंड में बांट दिया है। ये राजपूत हैं, ये भूमिहार हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये लाला हैं, चारों 4 खंड में हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लाला ने आवाज़ उठाया था कि हमारा प्रतिशत कहाँ गया। सबसे कम प्रतिशत उस समाज का है सवर्णों में। अगर देखें नीतीश कुमार कहाँ, एक राजीव रंजन थे, उनको भी स्थान कहाँ दे पाए, रणवीर नंदन कहाँ हैं। ये सारे लोगों को आप देखिए कि इनका वोट प्रतिशत नहीं है। जब तक जरूरत थी तब तक इनको यूज़ किया गया, और यूज़ करने के बाद इनको यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई। जी। अब आगे अगर बढ़िया तो सवर्ण समाज में आप देखिए कि एक भूमिहार को गुस्सा में किए, दूसरे भूमिहार को ले आए। सवर्ण समाज का भी वोट जो है अलग अलग विभक्त हो गया है। कभी भी सवर्ण समाज का वोट एक जगह आपको नहीं मिलता है, कैलकुलेटेड वोट नहीं मिलता है। मिला था कभी जब ये चर्चा चली थी कि लालू प्रसाद ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो जी। अब ये कहा है कि नहीं कहा है, आज तक मैंने प्रमाण कई बार मांगा है, किसी ने प्रमाण नहीं दिया है कि लालू प्रसाद ने ऐसा कहा था। लेकिन इसको वोट पोलराइजेशन के लिए यूज किया गया और सफल रहा। नीतीश कुमार 16 साल से बिहार की सत्ता पर हैं। तीसरा समाज है एक मुस्लिम समाज। इस समाज को भी बांटने की कोशिश की गई। आप देखे हुए पासमंदा को अलग किया गया, तो वगैरह वगैरह, शेख हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अलग अलग करने की कोशिश किया। लेकिन ये समाज एकजुट है। इसके साथ ही आप समझिएगा कि ओवैसी को क्यों लाया गया। इसीलिए लाया गया ना कि वो मुस्लिम वोट में सेंधमारी करें। आज अगर ज़रूरत महसूस होती है तो यहाँ के लोकल मुस्लिम जो हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, न कि ओवैसी खड़ा होंगे जी। लेकिन वोट का तो पोलराइजेशन हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जातीय जनगणना के लिए जो कहा जा रहा उसके 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष है जो कि वोट के पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, और दूसरा पक्ष है कि वास्तव में अगर सरकार की नीयत है, अगर राजनेताओं की नीयत है कि समाज का आंकड़ा हमें पता चल जाए तो उस समाज के लिए हम बेहतर प्लानिंग बना सकते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सीधा सा नज़र आ रहा है, जो हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हम समझ पा रहे हैं, राजनीति की अगर ककहरा हम जानते हैं, तो सीधा इसमें नज़र आ रहा है
कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो राजनीति, वोट की राजनीति है। आप बताइए कि गैर यादवों को ज़्यादा मौका क्यों नहीं मिल रहा है? जी, गैर यादवों को ज़्यादा मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आप इसका जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा कि गैर कुर्मी को ज़्यादा मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आप इसका भी जवाब दे सकते हैं कि गैर कोयरी से अलग लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यही लोग क्यों मौका हाथ में, दोनों हाथ से लपक रहे हैं? क्या और लोगों में योग्यता क्षमता नहीं है, या फिर और लोग गरीब नहीं हैं जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए? आप योजनाएं लागू कर दें, लेकिन उसका धरातल पर अगर नहीं होता है, एक सर्वे करा लीजिए ना। कोई भी तैयार नहीं होगा कि जातीय जनगणना की जाए। सिर्फ राजनेताओं की ये सोच है, और अगर सोच है तो इसको लेकर के आप कर सकते हैं। जो भी हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ वगैरह वगैरह, जितनी भी बातें हुई, उसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हुए, सामाजिक विखंडन हुआ, और वोट की राजनीति के तहत इसको किया गया। अगर वास्तव में तेजस्वी यादव की मंशा साफ है, नीतीश कुमार की मंशा साफ है, और इस मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी होते हुए एक मंच पे आते हैं, तो अगर वोट की राजनीति नहीं है तो बाय हुक एंड क्रूक इसको लागू होना चाहिए था। जी। अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे? 2019 में भी आपने सर्वसम्मत पारित किया, और अगर सर्वसम्मत पारित करने में तब भाजपा भी साथ में थी, तो आज भाजपा को क्या कमी नजर आ रही है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों को सीधे जवाब में अगर कहा जाए तो एक ही बात है कि अगर ऐसा कुछ है तो या तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके एक सुर में विपक्ष के साथ आकर के और इसको किसी भी हाल में लागू करना चाहिए, और अगर नहीं करती है केंद्र सरकार तो नीतीश कुमार को चाहिए कि अपने बलबूते पर ये जातीय जनगणना अपने राज्य में कम से कम करा करके उसका मिसाल कायम करे कि हमने ये किया। क्योंकि नीतीश कुमार कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं जिसका जो मिसाल बना है केंद्र और अन्य राज्यों के लिए। तो ऐसा अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं, वरना झूठ मूठ का सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, भले ही मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर खाने में वो भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए, विखंडित करने के लिए ये सारा स्वांग रच रहे हैं विपक्ष के साथ मिल करके। अगर ऐसा भी है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। जी। इन पूरे कवायद में एक बात तो तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सत्ता में रह करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जब जरूरत पड़ती है तो विपक्ष, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तब भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की बड़ाई करते थे, उसका सपोर्ट किया था उन्होंने। जी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और विपक्ष की नीतियों को आगे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो फार्मूला कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को मिल गया, जिस फार्मूले से वो साथ आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की अगर कहीं भी चर्चा होती है तो एक सामाजिक समीकरण की चर्चा होती है, और बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने इस बात को लेकर कह दिया था कि अगर किसी की जनगणना होनी चाहिए तो गरीब और अमीर की होनी चाहिए, न कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार में जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं, क्या उस स्कीम्स का फायदा उस गरीब तक पहुंच पा रहा है जिसकी आप जनगणना कराना चाहते हैं, और क्या इसकी गारंटी आप देंगे कि जनगणना के बाद उस गरीब को फायदा मिल पाएगा जो 70 सालों में नहीं मिल पाया? आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।